हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि हम केमिकल बॉन्डिंग को कंटिन्यू कर रहे थे। इस टॉपिक में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। ओके, जैसे हमने कोवैलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट थियोरीज पढ़ी थी, उन थियोरीज के नाम अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स के याद है तो आपको पता है कि एक थियोरी थी ऑक्टेट थियोरी, जो कोवैलेंट बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करती है। और अकॉर्डिंग टू दैट थियोरी एटम्स कंबाइन टुगेदर शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू गेन द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्डिंग को समझने के लिए हमने एक और थियोरी पढ़ी। व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड एज अ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियोरी। एंड वैलेंस बॉन्ड थियोरी काय के बारे में एक्सप्रेस करती है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, और एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो उनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते दे गेट पेयर अप, ओके, ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अपोजिट स्पिन्स। तो वहां पर कोवैलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीबीटी ने एनर्जी एज वेल एज ओवरलैपिंग, ये दो कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उस हाइब्रिडाइजेशन में जैसे हमने देखा कि एटम जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को बनाने से पहले जो एटम अपने मल्टी इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करना चाहता है तो वो एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल का वैलेंस शेल के रिकास्टिंग और मिक्सिंग करता है। और रिकास्टिंग और मिक्सिंग के वजह से मतलब जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल में जो वैलेंस शेल है उनका रीएडजस्टमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना, रिकास्टिंग एंड मिक्सिंग होता है। और वो जो एटम है हाइब्रिड बन जाता और दूसरे एटम से ओवरलैप करके अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाता है। तो हर थियरी अपने आप में कोवैलेंट बॉन्डिंग को जस्टिफाई करने का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। और हर थियरी से हमने कुछ ना कुछ कोवैलेंट बॉन्डिंग को जस्टिफाई किया। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद मॉलिक्यूल जब बन जाता। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट एटम्स। तो मॉलिक्यूल का जो स्टेटस रहता, तो ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल बनेगा तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्ड है उनका कैरेक्टर, उनकी प्रॉपर्टीज स्लाइटली मॉडिफाई हो जाती है और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म, ओके, एंड दैट मॉलिक्यूल कंटेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अदर थियरीज है उसमें हम कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकते, जैसे पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑल्सो वी कैन नॉट जस्टिफाई। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो है ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जस्टिफाई करती है: मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बॉन्ड ऑर्डर्स, ओके, हाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डिजाइंड और डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन अ मॉलिक्यूल। ये सब बातों को जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो है जस्टिफाई करती है। इस थियरी को प्रपोज किया था हुंस एंड मुलिकन नाम के साइंटिस्ट ने 1932 में। ओके, अब ये थियरी क्या कहती है? ये थियरी कहती है कि जब भी दो एटम कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने पर उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप होंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने के बाद वो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम ओवरलैप to form मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहते, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से क्या बनेंगे? बोलो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप होंगे तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट जो है वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो उसके रिजल्ट्स में दो
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे और ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे उनको हम दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे। एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा तो जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक रीजन कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एटम है, इसका ये एटॉमिक ऑर्बिटल है वैलेंस शेल का, मान लीजिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटम है, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जब ये ओवरलैप करेंगे, इनके अंदर ओवरलैपिंग हो जाएगा, ओके, ओवरलैप होंगे तो इसके रिजल्ट में दो मॉलिक्यूल बनेगा और मॉलिक्यूल बनने पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक को बोलेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो कॉम्बिनेशन रहता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा तो ऑब्वियसली एटॉमिक ऑर्बिटल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, है ना, एन इलेक्ट्रॉन इज लाइक ए वेव। तो हम इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मानते हैं, ओके। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस तरीके से ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मानेंगे या एडिटिव या एडिशन पैटर्न का मतलब रीजन मानेंगे, इसलिए इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बोलेंगे। क्योंकि ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है वो साई से डिनोट करते हैं, तो इसको साई ए, एटम ए का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, साई ए प्लस साई बी से बताएंगे हम, ठीक है ना। ये जो ऑर्बिटल है इसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो व्हेन टू वेव्स आर इन फेज, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड के वेव्स है, अगर वो फेज में रहेंगे, ओके, तो ये एडिटिव इफेक्ट होगा, ओके। और इस एडिटिव इफेक्ट के वजह से जो मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दूसरा जो इंटरफ्रेंस है ना, जिसके रिजल्ट्स में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड वेव। और ये एडिटिव के बजाय क्या लिखेंगे हम, सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट मान सकते हैं आप। इसको कौन सा इफेक्ट मानेंगे, दैट इज अ सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट। और ये जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो वेव्स रहेंगी, ये आउट ऑफ फेज मानी जाएंगी। ये क्या मानी जा रही, इन फेज, फेज में है दोनों। और ये क्या है, सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट होगा, तो इसके नतीजे में सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट, ये आउट ऑफ फेज माने जाएंगे। ये क्या माने जाएंगे, आउट ऑफ फेज। इसका अगर रिप्रेजेंटेशन है तो ये साई ए माइनस साई बी से डिनोट किए जाएंगे। तो इस तरीके से हम इन जनरल याद रखेंगे कि जब भी दो एटम के एटॉमिक
ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो दो टाइप के मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे या जनरेट होंगे। एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इफेक्ट है, ये तब फॉर्म होंगे जब दो वेव्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज में रहेंगे और ये एडिटिव इफेक्ट माना जाएगा। अब जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों भी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के वेव्स है आउट ऑफ फेज है, इसलिए इसको सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है या सबसे इंपॉर्टेंट जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी आपस में ओवरलैप करेंगे तो उसका जो रिजल्ट्स रहेगा वो रिजल्ट्स रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are classified into bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital is considered as a constructive interference of the electron cloud wave. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज रहेंगे तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे एडिटिव इफेक्ट। और जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल AO है ना, जब अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ओवरलैप करेंगे और ये जो इनका इफेक्ट रहेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इफेक्ट रहेगा, मतलब आउट ऑफ फेज रहेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस माना जाएगा और ये सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मतलब टर्म यूज्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो कि हुंड और मुलिकन ने प्रपोज किया। मतलब यहाँ पर हम कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो मॉलिक्यूल के बनने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी लॉस हो गई उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल बनेगा तो उसके ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहलाएंगे बल्कि मॉलिक्यूलर, यानी हर दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो जाएंगे। एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यू हैव टू रिमेंबर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। Write down it. ओके अब इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अब जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो गए हैं दैट इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जब भी आप डिनोट करेंगे, इसको शॉर्टकट में हम आगे में BMO से बताएंगे, तो इसको सिग्मा या पाई से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम जब डिनोट करेंगे AMO एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जब हम डिनोट करेंगे तो सिग्मा स्टार और पाई स्टार से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का 1s ऑर्बिटल, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है 1s, मान लीजिए किसी एलिमेंट का जैसे हाइड्रोजन का ओवरलैप कर रहा है फॉर एग्जांपल 1s ऑर्बिटल से, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये 1s ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन आइटम के लिए है और ये दूसरा 1s भी दूसरे हाइड्रोजन के लिए। तो अब जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो इसके रिजल्ट्स में हमको दो मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल बन गया, अब हम यहां पर ऐसा अज्यूम कर लेते हैं फॉर H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल्स के लिए मतलब
दो ऑर्बिटल तैयार हो गए। कौन कौन से? एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। और एक बात बता देता मैं यहाँ पर कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा रहती है। तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको हम पाई सिग्मा स्टार से बताएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और उसका ऑर्बिटल भी सिग्मा पैटर्न करेगा तो सिग्मा 1s से बताएंगे, ठीक है ना। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सॉरी, ये सिग्मा स्टार हो जाएगा और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s, मैं राइट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए एस एस ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे तो उसके रिजल्ट्स में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक कौन सा बेटा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैंने सिग्मा से डिनोट किया, एंटी बॉन्डिंग को कैसे डिनोट किया? पाई से डिनोट किया। तो यू हैव टू रिमेंबर। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, पी एक्स या पी वाई, ठीक है ना, तो अब पी एक्स या पी वाई डिनोट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी का पी एक्स ऑर्बिटल दूसरे के पी एक्स ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो इसके रिजल्ट्स में भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि एटम जब ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे और मॉलिक्यूल से दो ऑर्बिटल तैयार हो जाएंगे। एक को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको मैं अब, क्योंकि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो पाई पी एक्स से बता, ठीक है ना, और एंटी बॉन्डिंग कैसा बनेगा? पाई स्टार पी एक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जो है डिनोट करेंगे। यू हैव टू रिमेंबर, ओके। अब यहाँ पर हमको अप टू एटॉमिक नंबर 10 तक हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से डायटोमिक मॉलिक्यूल की स्टडी करना है, ठीक है ना। यानी वो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल पढ़ना है जो जिनका एटॉमिक नंबर अप टू 10 है, मतलब हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक के जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे उनका कॉन्सेप्ट हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर पढ़ने का है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमको जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखना है वो ये याद रखना है कि भाई जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तैयार होंगे, है ना, उन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा और पाई से डिनोट करेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से डिनोट करेंगे। अब अगला टॉपिक हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले, यू जस्ट पे अटेंशन हियर। अब यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव याद रख लो कि मॉलिक्यूल बनने के बाद, मॉलिक्यूल बनने के बाद ये जो मॉलिक्यूल बन गया आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के फॉर्म होने के बाद द इलेक्ट्रॉन्स, वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड according to Hund's rule and above principles.
तो हम s ऑर्बिटल के भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, p ऑर्बिटल के भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो जब हम इनको अरेंज करेंगे पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, तो वी हैव टू फॉलो ऑफ प्रिंसिपल, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो डिनोट किए जा रहे हैं उन्हें जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वी ऑलवेज फॉलो ऑफ प्रिंसिपल कि यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। एंड जब आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अगर मान लीजिए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता? द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी, सच ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो आप उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, बाद में दूसरे में एक करेंगे, फिर पेयर अप करेंगे प्रीवियस में और बाद में सेकेंड में। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो यहाँ पर हम इनके एनर्जी डायग्राम्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि हमको अप टू द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 10 इनके बनने वाले मॉलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बेस पर कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में बन रहे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, इनका एनर्जी लेवल्स या इनका एनर्जी ऑर्डर किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ये हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स नोट डाउन इट एंड देन वी डिस्कस दैट। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ये हुंड और मुलिकन का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम एक मॉलिक्यूल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था कि जब दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो उसके रिजल्ट्स में क्या बनेगा? बोलो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना, हमको जो मेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ना है उन एलिमेंट्स के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर 10 तक है उनके फॉर्मेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हमको फोकस करना है। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी प्रिंसिपली देखा जाए तो, आई एम सॉरी जस्ट वेट 2 मिनट्स। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है बेसिकली देखा जाए तो 2-3 चीज़ें हमको एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले तो हम ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसके जो अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं 1s से 2s से, है ना, जो कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है, जिसको हम सिग्मा और पाई से डिनोट करते हैं और सिग्मा स्टार और पाई स्टार से डिनोट करते हैं, जो ऑलरेडी मैंने बताया। इसमें हम जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग अप करेंगे तो रूल कहता है कि आपको इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है वो लो एनर्जी से क्या बनाना है? हाई एनर्जी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल बनने वाले इसमें जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है इनकी मैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। तो ये जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनको ऑर्डर वाइज अगर एनर्जी सिस्टम से डिवाइड करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो देयर आर 2 ऑर्डर्स ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा कि ये एक एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, जिसमें मैंने जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है इनको एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे टू राइट द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो भी मॉलिक्यूल है इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है दोनों आइटम्स को मिलाकर जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ऑल द ऑर्बिटल आई कैन कंसीडर, बिकॉज मॉलिक्यूल बनने के बाद जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल रहते हैं वो कम्प्लीटली मर्ज हो जाते हैं और उनकी पर्सनल आइडेंटिटी लॉस हो जाती और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को के अंदर जब मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग अप करूंगा तो वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 7 तक है ना, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 7 तक है ना, जैसे हाइड्रोजन का नाइट्रोजन तक जो एटॉमिक नंबर आप कंसीडर करें तो 7 है। तो इन एलिमेंट की मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैं ये
ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल के हिसाब से फॉलो करूंगा। सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रहेंगी, फिर सिग्मा स्टार 1s मतलब 1s का एंटी बॉन्डिंग, फिर 2s का बॉन्डिंग, फिर 2s का एंटी बॉन्डिंग, फिर 2px और 2py का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेंगी, इसलिए इक्वल साइन पुट अप किया। और बाद में जो 2pz ओवरलैप करेगा तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो 2pz से डिनोट किया जाएगा। फिर जो px और py का एंटी बॉन्डिंग रहेगा वो यहाँ पर आ गया, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा रहेंगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी 2pz। तो आप देख सकते हैं कि सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s is less than sigma star 2s, then it is less than pi 2px pi 2py, it is less than sigma 2pz, it is less than sigma star 2px 2py and then 2pz। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये उन एलिमेंट्स के लिए यूज करेंगे मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट्स नाइट्रोजन तक है, ठीक है ना। अब अगर वो मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन से हायर है, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 7 से ज़्यादा है, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इसमें थोड़ा सा इस ऑर्डर के कंपेयर में ये ऑर्डर थोड़ा मॉडिफाई हो रहा। यहाँ पर सिग्मा 1s है, यहाँ भी सिग्मा 1s है, यहाँ सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, यहाँ सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2 स्टार 2s, लेकिन यहाँ पर 2px और 2py पाई का आ गया, जबकि यहाँ पर सिग्मा 2pz लेना है आपको। और बाद में फिर ऑर्डर जो है एज इट इज ही चलेगा, ठीक है ना। बाद में क्या जाएगा, पाई 2px पाई 2py ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पाई स्टार 2px। तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ये जो है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ऑर्डर है। जब आप फिलिंग अप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डायटोमिक मॉलिक्यूल हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी इन दिस वे। यानी आप सिग्मा 1s से लेकर है ना सिग्मा स्टार 2pz तक यानी इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप करेंगे। तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो ये जो ऑर्बिटल्स है ना बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग 2px और 2py के, इन ऑर्बिटल्स को डिजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर हुम्स का रूल फॉलो होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, ठीक है ना। बाद में अगर बचा तो फिर यहाँ डालेंगे और फिर यहाँ डालेंगे। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन और यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एक्सप्लेन हाउ टू राइट molecular electronic configuration, molecular electronic configuration, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 2px 2py को फिलअप करना है और यहाँ पर 2pz, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो मतलब नाइट्रोजन तक के एलिमेंट्स रहते हैं उसमें जो 2s और 2p ऑर्बिटल्स रहता है उसकी एनर्जी कम रहती, इसलिए हम ये ऑर्डर को फॉलो करेंगे, है ना। और जबकि जो नाइट्रोजन से हायर एलिमेंट्स है उनमें 2p और 2s और 2p जो रहते हैं इनके एनर्जी में बड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए हम ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो ये आपको रखना है JEE और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि बताओ N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो इसके लिए हमको ये ऑर्डर दिया जाता है ऑप्शन में, करेक्ट और रॉन्ग, तो हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ये जो पहला ऑर्डर है नाइट्रोजन से लोअर एलिमेंट्स के लिए नाइट्रोजन तक, और ये जो ऑर्डर है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का उन एलिमेंट्स के लिए जो नाइट्रोजन से हायर है डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे O2, F2 और Ne2, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑर्डर अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर लेस देन नाइट्रोजन तक या नाइट्रोजन तक आप ये ऑर्डर फॉलो करेंगे, सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s, इज लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s, लेस देन 2px इक्वल टू 2py, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल हो गए, लेस देन 2pz
okay, less than degenerate orbital, anti-bonding molecular orbital, pi star 2px, pi star 2py and pi सिग्मा स्टार 2pz। और यहाँ पर क्या है बेटा, ये 7 से एटॉमिक नंबर ज़्यादा वाले एलिमेंट की मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की टेक्निक है। ये सिग्मा 1s इज लेस दैन सिग्मा स्टार 1s इज लेस दैन सिग्मा 2s इज लेस दैन सिग्मा स्टार 2s इज लेस दैन 2pz इज लेस दैन 2px इक्वल टू 2py इज लेस दैन pi star 2px इक्वल टू pi star 2py एंड लेस दैन सिग्मा स्टार 2pz। ये पहला इंपॉर्टेंट नोट हो गया। दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट यूज है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी के बेस पर मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख सकते, साथ साथ हम किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते। जैसे आपको मैंने इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स विच आर कोवैलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल्स। तो अब अगर मैं किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा, है ना, तो यहाँ पर मुझे दो चीजें मालूम होनी चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल संख्या इलेक्ट्रॉन की कितनी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें विदाउट स्टार जो एस्टेरिक मार्क जो ऑर्बिटल्स है वो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स ले लिया मैंने। मान लो जब मैंने एटॉमिक नंबर 10 के हिसाब से डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ Ne2 बनाना चाहा तो मैंने दो तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग में यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को गिनना है अपने, कितने हैं, 10 है, 8 है, 7 है, माइनस करना है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया? तो हम यानी याद रखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों कैलकुलेट करने के बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट करके उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी एवरेज निकाल लेंगे, तो ये आपको बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब ये बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकता है और इंटीजर वैल्यू यानी 1 2 3 भी हो सकता है, ठीक है ना, या माइनस वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बॉन्ड जो है वो या तो 1 2 3 हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड में भी सिंगल में भी डबल ऑन, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए आपका जो आंसर है ना, सॉरी, आपका जो आंसर है अगर ये आया कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल जो है ना ये स्टेबल माना जाएगा, मॉलिक्यूल क्या माना जाएगा, स्टेबल, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज लेस देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल मानेंगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या जाएगा, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल मानेंगे। आप बोलेंगे सर दोनों इक्वल है तो अनस्टेबल क्यों, तो इसका रीजन है कि दोनों इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है ना, इसलिए वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल माना जाएगा। तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं कि वेदर द मॉलिक्यूल इज स्टेबल और अनस्टेबल। अगर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर दैन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूल स्टेबल, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग से लेस रहेंगे तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल, और दोनों की संख्या सेम रहेंगी तो मॉलिक्यूल स्टिल इज अनस्टेबल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर। मतलब हमने दो चीज़ें पढ़े, एक तो हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर सकते और दूसरा हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते किसी भी मॉलिक्यूल में। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑर्डर बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। उसके लिए आपको ये वाला पहला टॉपिक आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स
लेट्स यू राइट, आई कंटिन्यू इट। हाँ स्टूडेंट्स, तो अभी हम जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को डिस्कस कर रहे थे। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि हमने सबसे पहले तो याद रख लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इज यूज्ड टू डिटरमाइन इज यूज्ड टू राइट मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बॉन्ड ऑर्डर भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और जैसे कि आपने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रहेगी। ठीक है ना, ये तो एक ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है। ठीक है ना, उसी तरीके से जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम रहेंगी। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ, द bond length is defined as the distance between two neighboring atoms which are covalently bonded, है ना, from their center of the nuclei। तो bond length increases as bond order decreases और bond order increases as bond length decreases। ठीक है ना, जितना ज़्यादा bond length कम होगी उतना कम जो है उसका, जितना ज़्यादा bond length होगी उतना कम bond order होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली है। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट यूज़ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का, वो है टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक नेचर। अब अगर किसी मॉलिक्यूल को मैं मैग्नेटिक नेचर का बता सकता हूं, तो अगर मान लीजिए ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर पूरे के पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे, तो ऐसा मॉलिक्यूल कहलाएगा डायामैग्नेटिक। सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट? डायामैग्नेटिक। ओके, और अगर वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे तो ऐसा मॉलिक्यूल कहलाएगा मैग्नेटिक, मीन्स इट मे बी पैरामैग्नेटिक। तो जनरली नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक, आई एम सॉरी। ठीक है ना, तो आपको देखना है कि ये भी क्वेश्चंस आते हैं JEE और नीट में कि बताओ ये मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक नेचर क्या है। तो आपको मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, या मतलब वो अगर, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड वीकली टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो अट्रैक्ट होंगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वो पैरामैग्नेटिक बन जाएंगी। और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पूरे के पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो रिपेल हो जाएंगी और वो डायमैग्नेटिक कहलाएंगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थियरी है, और इस थियरी के बेस पर हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो है मैग्नेटिक नेचर डिटरमाइन या मैग्नेटिक नेचर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। तो यहाँ पर क्वेश्चंस कैसा आएगा, मैं एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, एक दो क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक प्रिंसिपल आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैंने बोला C2, ये मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, यानी इसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट लिख देते हैं हम, राइट द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर, मुझे बॉन्ड ऑर्डर भी डिटरमाइन करना है, एंड ऑल्सो डिटरमाइन मैग्नेटिक इफेक्ट। अब ये तीनों ऑब्जेक्टिव मैं एक साथ ले लिया।
ओके, तो अब मैं जो C2 मॉलिक्यूल है, इस C2 मॉलिक्यूल के लिए मैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिखूंगा जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम है उनके लिए मैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला हूँ। तो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायटोमिक कार्बाइड मॉलिक्यूल, क्योंकि कार्बन नहीं तो कार्बन वाला कार्बाइड ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो C2 मॉलिक्यूल, अब मैं पता है मुझे कि कार्बन में, एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और दूसरे में भी 6 होते हैं। तो इस तरीके से मुझे इस C2 में जो बना है टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है, इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने का है इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो ये क्या हो जाएंगी, बोलिए, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मुझे याद है कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, है ना। तो अब इसको लिखने का जो तरीका है वो कंटिन्यू लिख सकते हैं आप, या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, एज यू विश, ठीक है ना। उसके बाद में कौन आएगा, सिग्मा स्टार, सॉरी सिग्मा 1s2 आ गया, सिग्मा स्टार 1s2, ये s ऑर्बिटल का बॉन्डिंग, और फिर आया s ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग। फिर आएगा सिग्मा 2s, इसकी एनर्जी कम रहेगी क्योंकि बॉन्डिंग है, इसमें भी 2 डाल दिया तो 2 2 4 और 2 6 हो गए। अब कितने बचे बेटा मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स, बोलिए। तो मैं अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा स्टार 2s2 लिख दूंगा, ठीक है। अब क्योंकि ये नाइट्रोजन यानी एटॉमिक नंबर 7 से कम है, तो कार्बन के इसके मॉलिक्यूल में बनाने के लिए मुझे पाई 2px और पाई 2py, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये वाला लेना है। यानी यहाँ पर सिग्मा 2pz नहीं आएगा, वो नाइट्रोजन से हायर के लिए आएगा। तो मैंने ये ऑर्डर है। अब आप चाहते हो कि एनर्जी वाइज भी लिखे तो लिख सकते हैं, लेस देन, फिर ये लेस देन, फिर ये लेस देन, इस तरह भी चल सकता। इट इज अ लेस देन, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो ये अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, 8 आ गए। तो मैं पहले इसमें 1 डालूंगा, इसमें 1 डालूंगा, फिर इसमें 2 हो जाएंगे और एक बचा तो 2 हो जाएंगे। अब बोलेंगे सर एक एक डालने के बाद एक एक क्यों बढ़ाया, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की 2 है, और ये जो है डीजेनरेट ऑर्बिटल है। डीजेनरेट ऑर्बिटल बोले तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम। तो यहाँ पर मैंने इस C2 मॉलिक्यूल का, है ना, C2 मॉलिक्यूल का ये क्या लिखा, बोलिए, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने क्योंकि मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायटोमिक कार्बन का लिख दिया, तो ये पहला आंसर मेरा हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, बोलिए, एंड डिटरमाइन, ठीक है ना, डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर। मुझे यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर भी है, तो बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन करने का तरीका कैसा है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, देखो, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये भी बॉन्डिंग है। तो 2 2 4 और 2 6 और 2 8, यानी मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता हूँ, ठीक है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आई कैन टेक इन कार्बन, 8। एंटी बॉन्डिंग में कितने बचे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक तो ये है और दूसरा कौन सा दिख रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4/2, मतलब बोलिए कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर, हाउ मच, ओके 2 आ गया। तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, और नंबर है, तो हम मान सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो है ये पॉजिटिव आंसर आया है। और जब भी पॉजिटिव आंसर आता तो मानेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग भी है, इसलिए मॉलिक्यूल यानी C2 जो है ना वो स्टेबल मॉलिक्यूल। C2 एक कौन सा मॉलिक्यूल है, बोलिए, स्टेबल। या आप डायरेक्ट भी बोल सकते कि बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो C2 मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल। ये दूसरा आंसर भी सॉल्व हो गया, ये पहला आंसर था। ओके, तीसरा आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो C2 हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, C2 के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हेंस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। मॉलिक्यूल क्या है, डायमैग्नेटिक। तो इस तरीके से हमारे को क्वेश्चन आ सकते हैं। यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या आयंस के लिए भी आ सकता है, या ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए आ सकता है जो हेटेरोएटॉमिक हो, बट उनका टोटलिटी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 हो सकती है, यानी कि 10+10 या 8+8 एक्सेट्रा, है ना। तो NO से रिलेटेड भी आ सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है वो याद रहना चाहिए, ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, टुडे स्टॉप हियर and again I take next lecture. For it you can just see my lectures, subscribe my channel and share again and again. Thank you very much.